प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जी सर। 1993 से स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर में आ जाता है और एक बार हम इसको देख लेते हैं। इसमें बेसिक सा जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं कर लेते हैं। 1993 मिसलेनियस लॉज के अंदर ये आ जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 के अंदर है। एंड जैसा हमने देखा कि एनएचआरसी एंड उस सबसे रिलेटेड आता है, इसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको सेक्शंस बता देता हूँ जो पीयू एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो हमें करने हैं। तो आइए अब यहाँ से हम देखते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कोर्ट्स जो होते हैं इसके अंदर है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। और आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है नवल मिलिट्री एयर फोर्सेस एंड एनी अदर आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। तो सब इसके अंदर आर्म फोर्सेस आती हैं। अब सीधा सीधा आपको इसके अंदर आना है, डायरेक्टली आना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स। बहुत छोटा एक्ट है ये, पेपर के हिसाब से जब हमने करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एनएचआरसी निकालती है। इसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, जो चीफ जस्टिस रह चुका है, यानी कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो है, जो रह चुका है, वही चेयरपर्सन बन सकता है। एक मेंबर और होगा जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, एक मेंबर और होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होगा। तो देखो कितने जुडिशियल मेंबर्स हो गए इसके अंदर। टू मेंबर्स होंगे जिनके पास नॉलेज या प्रैक्टिकल मेंबर्स होंगे विद रिगार्ड टू ह्यूमन राइट्स। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो इसके अंदर आते हैं। देयर शैल बी सेक्रेटरी जनरल जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। बट ये आपको मेन ये करना है कि भाई ये 5 मेंबर बॉडी है। एक बंदा चेयरपर्सन है जो कि चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का रह चुका है। एक पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रह चुका है। और एक पर्सन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रह चुका है। 2 पर्सन जो है जो ह्यूमन राइट्स की नॉलेज रखते हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली होगा। और अगर गवर्नमेंट की इजाजत हो तो और जगह भी इनके ऑफिस हो सकते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से पर्सन बनाए जाएंगे चेयर, मतलब चेयरपर्सन कौन बनाएंगे? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मेंबर होंगे। एंड चेयरपर्सन जो है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होंगे। पर उन्हें कौन बनाएगा, कौन रिकमेंडेशन देगा? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ द हाउस मेंबर, मिनिस्टर ऑफ लॉ जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मेंबर, लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स मेंबर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मेंबर। ये लोग मिलके बनाएंगे। एंड no judge, sitting judge of the Supreme Court or sitting Chief Justice of the High Court shall be appointed except after the consultation with the Chief Justice of India। तो Chief Justice of India की कंसल्टेशन के साथ ही आप बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हु हैज बीन का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस वो रह चुका है, यानी प्रेजेंट चीफ जस्टिस नहीं बन सकता इसका मेंबर, रिटायर वाला बनेगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक्टिव जज भी बन सकता है मेंबर, यहाँ पे भी एक एक्टिव चीफ जस्टिस भी मेंबर बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि चीफ जस्टिस की सलाह लीजिए, तो तभी वो सिटिंग जज आप बना सकते हैं। क्योंकि जब वो फ्री करेंगे तभी बन सकते हैं आप, मतलब फ्री मतलब ऑब्वियसली उनकी सलाह लेंगे आपकी, हाँ भाई इस पर्सन को लगाना चाहिए। ठीक है। रेजिग्नेशन इस तरीके से हो जाती है। ये आता नहीं है वैसे हमें। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? टर्म ऑफ 5 ईयर्स है या 70 ईयर्स? 5 ईयर्स या 70 ईयर्स। तो इसकी एज 70 ईयर्स है क्योंकि 65 में तो रिटायर ही होते हैं सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। तो उसके बाद अगर लगा 5 साल उस तरीके से लिया गया है। और किसी और जगह पे ये एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, किसी और जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है। फंक्शंस ऑफ द कमीशन। फंक्शन ऑफ द कमीशन क्या है? इंक्वायर सुओ मोटो, अपने आप अपने बिहाफ पे या पिटीशन अगर इसको दें, या एनी पर्सन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसको देखेंगे। नेग्लिजेंस देखेंगे। इंटरवीन करेंगे जहां पे भी वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट की, तो वहां पर ये फंक्शंस जो इनके ये ऐसे आते हैं। रिव्यू करेंगे सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। रिव्यू करेंगे फैक्टर्स, जो एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ है उसको देखेंगे। ट्रीटी अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे। फील्ड ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करेंगे। बट ये इनका मेन फंक्शन है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेग्लिजेंस इन प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेंस। तो यहाँ पे पावर रिलेटेड टू इंक्वायरीज क्या है? इनके पास सारी इंक्वायरीज की पावर रहेगी जो सीपीसी कोर्ट के पास रहती है, सिविल कोर्ट वाली। सम्मन कर सकते हैं, डिस्कवरी मांग सकते हैं डॉक्यूमेंट की, एविडेंस ले सकते हैं, इशू कर सकते हैं कमीशंस। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बहुत बार कमीशन इशू करता है, तो वो इसके अंदर होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन कमीशन जो ये बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। एंड किसी भी ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वो मांग सकते हैं कि ये पर्सन हमें चाहिए। ओके। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स।
ठीक है, ये जरूरी नहीं है। कंप्लेंट्स कमीशन जो है वो ह्यूमन राइट्स की कॉल कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से, दैट अगर हम्म। कंप्लेंट आई है या कोई चीज आई है उसके अंदर। बाकी हमें ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। विद रिगार्ड टू आर्म फोर्सेस भी ये रिपोर्ट सीख कर सकती हैं। नाउ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आता है, उसका भी सेम 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 फंक्शन है। और उसके भी मेंबर्स चीफ, उसमें पीएम होता है, इसमें चीफ मिनिस्टर होता है। तो ये एग्जैक्ट आपने देखना है। एंड ह्यूमन राइट कोर्ट्स स्पीडी ट्रायल लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ईच कोर्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन के अंदर ह्यूमन राइट कोर्ट्स रख सकते हैं जो स्पेशल कोर्ट हो, और अगर ह्यूमन राइट्स रिलेटेड वायलेशन हुए तो उसके लिए आएंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना ही आपको बस पूछा जाता है, इतना ही आपको करना है। अब हम एक बार देखते हैं। तो ये आया था सर 1993 सर के अंदर। हाँ जी।